गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो वीडियो है वो मेरा है नदी दौड़ अपना कृतियों में प्रौढ़ावस्था यानी कि मध्य भाग अर्थात मैदानी भाग, प्लेन और मिडिल कोर्स, और दूसरा है डेल्टाई या निम्न भाग, डेल्टाई और लोअर कोर्स। इन दोनों को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब नदियां मैदानी भागों में पर्वतों पर तो बहुत तीव्र गति से बहती है, लेकिन मैदानी भागों में प्रवेश करते ही उसकी गति अत्यंत मंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैदान प्राय समतल होते हैं और सागर जल से उनकी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं होती है, इसलिए नदियां जो है मंद गति से बहना प्रारंभ करती है। इस अवस्था में नदी जो है कटाव और जमाव दोनों कार्य करती है। तो कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, क्योंकि हम बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में पढ़े थे कि ये वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र में क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र पर नदी जो तली को काटती है, लेकिन मैदानी क्षेत्र पर क्या है कि नदी जो है वो किनारे को काटती है, और किनारे को काट करके वो इसकी आकृति और चौड़ी करती है, यानी कि घाटियों को चौड़ा करने का काम करती है, और उसकी आकृति जो है अंग्रेजी अक्षर के यू के समान होने लगता है। तो इसे हम लोग यू आकार की घाटी के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है जलोढ़ पंख या एलुवियल फैन क्या होता है। देखिए, जब पर्वतों से नदी निकलती है होते हुए जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो इसके संग बहुत सारे कंकड़ पत्थर जो है वो नदी के संग बहते हुए आते हैं। लेकिन जैसे ही नदी पर्वतों से उतर करके मैदानी भागों में प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि उसके मार्ग में बहुत सारे कंकड़ पत्थर जमा हो जाते हैं, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर, और नदी दो भागों में, तीन भागों में बढ़ जाती है। आगे जाने पर नदी पुनः जो है वो उससे छोटे कंकड़ों को जमा करती है, और यहाँ भी नदियां जो है कई भागों में बढ़ जाती है, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। और आगे जाएंगे थोड़ा सा तो और कंकड़ पत्थर जमा होगा, और ये और भी छोटे छोटे भागों में बढ़ती चली जाएंगी, और इसकी आकृति प्राय इस प्रकार होगी। अब देखिए, इसकी आकृति प्राय इस प्रकार होने लगेगी। तो ये दिखने में कैसा लगेगा? अगर आप इसको ध्यान से देखिए, हम इस पर्वतीय भाग को मिटा देते हैं, तो इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो ये अगर इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, तो ये देखिए ठीक इस तरह से इसकी आकृति बन रही है। ताड़ का पेड़ देखें, ताड़ का पेड़, उसका जो पंखा बनता है ना, हाथ पंखा, वो ऐसा ही होता है दिखने में, इसलिए इसे हम लोग जलोढ़ पंख के नाम से जानते हैं। आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे। उसके बाद है मेरा अगला पॉइंट आपका है कि विसर्पण क्या होता है। देखिए, नदी जब मैदानी भागों में पहुंचती है तो उसकी गति जो है मंद होने के कारण वो इस तरह से बहना प्रारंभ करती है। इस तरह से नदी जो है वो बहती है। ऐसा बहने का कारण क्या है कि मैदानी भागों में जब नदी मान लीजिए बह रही है, तो जहां पर उसे मुलायम मिट्टी मिलेगी उसे वो काट देगी, और जिस तरफ काटेगी उसके उल्टा तरफ जो है वो जमाव का कार्य करेगी। मान लीजिए कि नदी जो है इस जगह पे काट दी इतना, तो जब इतना नदी काट दी तो इस जगह पर मिट्टियों का जमा हो जाएगा इतना, ये ऐसे हो गई, ठीक। फिर आगे जाने के बाद इसके तुलना में ये मुलायम है, तो नदी क्या की इसको काट दी, और जहां काटेगी उसके ठीक उल्टे तरफ पर जमाव का कार्य करेगी। तो ये क्रिया होते रहने से नदी जो होती है वो मुड़ जाती है, मुड़ करके सर्प की तरह, सांप की तरह बहने लगती है, जिसे हम लोग नदी विसर्पण या मेंडर्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यही मेंडर्स, नदियों में पानी कम है, नदियां बह रही हैं और क्या करती है, पहला बात। दूसरी बात कि जिस तरफ काटती है उसके ठीक उल्टे तरफ जमाव का कार्य करती है। अब नदियों में पानी अचानक तेज हो गया वर्षा के कारण या किसी भी कारण से, तो नदी जब यहाँ से बह करके आगे बढ़ रही है तो वो क्या करेगी, इसको इतना काटेगी। तो इसको जैसे ही नदी काट दी तो ये भाग जो है यहाँ पर जमा कर देगी, ठीक है। ये बहते हुए आएगी, आकर यहाँ टकराएगी, इसको काटेगी, इसको काटेगी,
इसको काटेगी तो इधर जमाव करेगी, तो इसकी आकृति लगभग ऐसी हो जाएगी। ठीक, कुछ सालों के बाद ऐसा निरंतर चलता रहता है। चलते चलते कुछ सालों के बाद मान लीजिए कि ये क्रिया निरंतर हो रहा है, तो नदी इसको काटती जाएगी, जमाती जाएगी, काटती जाएगी, जमाती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों कट करके मिल जाएंगे। ऐसे ये दोनों कट करके ऐसे मिल जाएंगे। ठीक, ये आकृति, और ये भाग अलग हो जाएगा, ये भाग अलग हो जाएगा। अब आप इस भाग को ध्यान से देखिए। ये भाग देखने में लगता है कि गाय का खूर, तो इसलिए इसे हम लोग गोखूर, या फिर ये नदी इसको छोड़ दी यानी कि छाड़न, तो इसे हम छाड़न झील या गोखूर झील या ऑक्सबो लेक्स के नाम से जानते हैं, जो कि आपका ये वाला भाग है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, ये तो हो गया छाड़न झील इतना, लेकिन अब नदी जो है ये इसकी ये ऐसा हो गया। ये देखिए, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो आप लोग जो है रामायण महाभारत देखते होंगे, तो उसमें देखिएगा कि ये जो है इस तरह का, अगर मान लीजिए हम धागा बांध देते हैं तो ये धनुष की तरह दिखने लगता है, तो इसे हम लोग धनुषाकार आकृति के नाम से भी जानते हैं। आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं बाढ़ का मैदान क्या होता है। देखिए, मैदानी क्षेत्रों पर मान लीजिए मैदानी क्षेत्र है, ये नदियां बह रही है, ये नदी बह रही है, और ये दोनों आसपास में मैदान है। अब क्या होता है कि नदी जब पानी ज्यादा होता है, किसी कारण से नदी में जो है जल की मात्रा बढ़ गई, तो जल की मात्रा इतनी बढ़ गई कि ये जल जो होता है क्या होता है आसपास के क्षेत्र में फैल जाता है, और कुछ दिनों के बाद जब पानी कम होता है तो फिर नदी का जल जो है पुनः इस जगह से होकर बहने लगता है। लेकिन जब नदियां अगल बगल गई थी तो अपने साथ मिट्टियों को लेके गई थी, लेकिन जब वो वापस आई तो मिट्टियों को वहीं छोड़ दी और वहां एक परत बन गया। एक परत जो है बन जाता है, और सबसे ज्यादा जमाव जो है किनारे वाले भाग पर होता है इस तरह से, और ये परत बन जाता है। तो इसे हम लोग बाढ़ का मैदान के नाम से जानते हैं, जो कि अत्यंत उपजाऊ होता है कृषि कार्य के लिए। इतना समझ गए। बाढ़ के मैदान के बाद है प्राकृतिक तटबांध। शायद मैं लिखना भूल गया हूं, प्राकृतिक तटबांध में लिखना भूल गया हूं, सॉरी। तो इसके बाद जो है प्राकृतिक तटबांध क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखिएगा। जब जैसे कि मैं बताया कि नदी का पानी जो है जब पानी कम होता है तो वो बह करके किनारे चली जाती है, और मिट्टियों का जमाव सबसे अधिक किनारे पर होता है, इस जगह पे होगा। तो एक समय आएगा कि ये मिट्टियों का जमाव ऐसा होता रहेगा, और ये बाढ़ का मैदान हो गया। धीरे 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 इस तरह का रूप ले लेगा। ठीक इस तरह का एक रूप ले लेगा, और ये सब बाढ़ द्वारा बना, बाढ़ की मिट्टी द्वारा बना हुआ है, ये भी बाढ़ की मिट्टी के द्वारा बना हुआ है। अब क्या हुआ कि इतना ऊंचा हो गया कि अब जो है नदी का जल जो है आसपास में अब ज्यादा पानी होने पे नहीं फैल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बांध बन गया है। कौन बनाया है? नदी। कहां बनाया? तट पे। इसलिए इसे हम लोग प्राकृतिक, यानी कि नदी प्रकृति का एक रूप है, तो प्राकृतिक तट बांध के नाम से जानते हैं। और लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे खूब घर वर बना लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अब यहाँ पानी आएगा नहीं, खूब मकान वकान बना लिए, पेड़ हो गया, खेत उत कर लिए। लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं है, ये बांध कब टूट जाए। अक्सर टूट जाता है। अगर ये बांध टूट गया और फिर से जो है यहाँ पहुंच गया तो बहुत सारा तबाही मचाएगा, बहुत सारे जीव जंतु की जाने चली जाएंगी, चली जाती भी हैं, और जन धन की अपार क्षति होती है। तो यह है प्राकृतिक तटबांध, मैं लिखना भूल गया था। अच्छा, उसके बाद है याजू। याजू क्या होता है? देखिए, बाढ़ के समय में जब नदियां बह रही हैं और मिट्टियों का जमाव नदी के बीच में होने लगता है। मान लीजिए नदी बह रही है और नदी के बीच में जो है अवसादों का जमाव होता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये भाग जो है उठ जाता है, ये भाग जो है वो उठ जाता है, और अब दो नदियां समानांतर बहती हैं, लेकिन बीच का भाग ऊंचा है, तो इसे हम लोग यजू के नाम से जानते हैं। अब आता है नदी वेदिका। तो मान लीजिए
कि मैदानी क्षेत्रों पर एक नदी ऐसे बह रही है। और आप लोग इतना याद रखिएगा कि उत्थान भूमि का भूगर्भीय खंचल के कारण जो है कभी कभी भूमि का उत्थान होता है। तो जैसे ही उत्थान होगा तो जितना उत्थान होगा उसका 4 गुना भाग जो है कटाव शुरू हो जाता है। यानी कि जितना भूमि जितना उठा उसका 4 गुना नदी का वेग में जो है शक्ति आ जाती है, वो 4 गुना काटना प्रारंभ कर देती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नदी का अगर उत्थान 2 गुना हुआ तो कटाव कितना गुना होगा? 4 गुना। और साथ ही परिवहन क्षमता भी बढ़ जाती है, लेकिन परिवहन क्षमता जो 4 गुना नहीं बढ़ती है। नदी का उत्थान 2 गुना हुआ तो परिवहन का जो होगा, परिवहन करने की शक्ति जो है नदी की 64 गुना बढ़ जाती है। यानी कि जो जैसे 2 गुना हुआ उसकी गति जितनी होगी, वो पहले जितना दूर लेके जाती थी, अब उसके तुलना में जिस गति से लेके जाती थी, अब उसकी गति जो है 64 गुना बढ़ जाएगी। खैर ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए कोई भाग उठ गया तो नदी क्या करती है? सागर तल को पाने के लिए फिर कटाव काम करती है। तो इस भाग को काटना प्रारंभ करेगी और दूसरी एक अपनी घाटी का निर्माण करेगी। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद फिर उस भूमि का उत्थान हुआ, नदी फिर जो है उस भाग को काटी और एक और सोपान का निर्माण करेगी। तो इस तरह से जो सीढ़ियां बन जाती हैं, इसे हम लोग नदी वेदिका के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका मध्यवर्ती क्षेत्र। अब हम आते हैं डेल्टाई क्षेत्र पर। और डेल्टाई क्षेत्र खत्म होते ही क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो है सिलेबस का नदी का भाग जो है खत्म हो जाएगा। देखिए मैं डेल्टा हल्का से यहाँ बताऊंगा। वैसे डेल्टा का बहुत सारा भाग है, पंजाकार है, बहुत सारा है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। डेल्टा क्या होता है? देखिए, जब नदी अपने अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो वो और मिट्टियों को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाती, तो क्या करती है? अपने मध्यवर्ती क्षेत्र पर मिट्टियों का जमाव कर देती है। मध्यवर्ती क्षेत्र पर मिट्टी का जमाव करेगी। लेकिन नदी की तो गति है, नदी की थोड़ी सी गति है, तो मिट्टी का जमाव वो करेगी कैसे? तो नदी जिस तरफ से आ रही है, नोक जो है उस तरफ बनेगा और नदी इस तरह से आगे बढ़ जाएगी और बीच में इस तरह से त्रिभुजाकार वाला जो है एक स्थल का निर्माण होगा। फिर इसके आगे भी एक जो है इस तरह से त्रिभुजाकार निर्माण होगा और इस तरह से कई जो है त्रिभुजाकार का जो निर्माण होने लगता है, तो उसे हम लोग देखिए ये तो उसे हम लोग डेल्टा के नाम से जानते हैं। देखिए सब डेल्टा है। और आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र है। हम लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं और वो पश्चिम बंगाल में ही है। आशा करते हैं कि आप डेल्टा समझ गए होंगे। अब अंतिम एस्टुरी है। एस्टुरी वैसे इसमें नहीं है आपकी किताब में, लेकिन फिर जान लीजिए। देखिए, ये तो वो नदी की 3 अवस्थाएं इस तरह से, पर्वत, पठार, मैदान। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नदियां पर्वतों से निकलते ही सागर नजदीक में जाकर सागर में मिल गई, तो जाहिर सी बात है कि नदी बहुत तेज है और तेजी से जाकर सागर में मिलेगी। देखिए ये नदी है, ये तेजी से बह रही है और ये मेरा सागर है। सागर, ये सागर है और ये नदी है जो कि तेजी से आकर के मिल रही है। तो होगा क्या कि नदी के संग तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर बह रहे हैं और सागर की लहरें इस तरफ जा रही है, इसके संग बहुत सारे कंकड़ पत्थर हैं, तो दोनों ही आपस में लड़े जाएंगे। नदी का कंकड़ पत्थर और सागर का कंकड़ पत्थर दोनों आपस में लड़ करके वहां पर जो है द्वंद्व प्रारंभ करेंगे। तो द्वंद्व जब प्रारंभ करेंगे तो ये किनारे का भाग जो है कटने लगेगा। ये किनारे का भाग कटने लगेगा और नदी का मुंह जो है, मुहाना का जो मुंह है, वो काफी अधिक चौड़ा होता चला जाएगा, चौड़ा होता चला जाएगा। इसको अगर ठीक से आप देखिए तो इसकी आकृति जो है मैं इस तरह से ही बना रहा हूँ। मान लीजिए इधर सागर है और ये नदी है और इसका आकार लगभग ऐसा हो जाएगा। इसे इतना समझ गया ना? तो मैं इसको मिटाता हूँ। ये देखिए इसका आकार ऐसा। अब इसे क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में जो है एस्टुरी के नाम से जानते हैं और हिंदी में क्या कहेंगे? देखिए अगर हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये चीज आप लोग देखें आपके घर में होगा, ध्यान से देखिएगा। देखे हैं, तेल डालने के लिए होता है कीप, स्टोव में तेल डालने के लिए। आज के जनरेशन इसको नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी आप जान जाइए ये कीप है।
जिसमें तेल डाल करके स्टोव में तेल भरा जाता है। तो इसमें इसे हम लोग कीपाकार स्थलाकृति के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये नदी के कार्य का पूरा तीनों चारों वीडियो पसंद आया होगा। तो हम लोग अब अगला टॉपिक पे जो है नेक्स्ट डे वीडियो बनाएंगे, तो वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए, अपने सिलेबस को थोड़ा फॉलो कीजिए और पढ़िए। देखिए ये पर्वतों के बीच का जो भाग है, ये वाला भाग, ये आई आकार की घाटी है। ये देखिए एकदम खड़ा ढाल है, देखिए ध्यान से। और ये आगे जाकर के इस जगह पर जो है थोड़ी चौड़ी हो जा रही है, यानी कि ये भाग टूट के गिर गया, ये भाग टूट के गिर गया, और यहाँ पर भी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है। इसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर नदी जो है, इस जगह पर नदी देखिए अपने तली को काट दी है। काट करके कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, ये इस तरह से आगे बढ़ रही है। यानी कि ये जो हो गया, ये नदी का सोपान देख लीजिए। इसको देखिए, ध्यान से देखिए, ये जल आई और यहाँ पर तेजी से नीचे गिर रही है इस जगह पे। क्यों? क्योंकि पहले नदी ऐसे सीधे बहती थी ऊपर ऊपर, लेकिन ये भाग जो है मुलायम था, इसलिए ये भाग जो है वो कट गया, और कट करके जो है अब पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए फिर आगे बढ़ती है। तो इसे हम लोग जलप्रपात के नाम से जानते हैं। देखिए ये नदी जब आगे पहुंचती है, मैदानी क्षेत्रों पर तक कटाव जमाव करती हैं। पहले ये नदी जो है ऐसे आकर के ऐसे घूम करके, इस तरह से घूम करके आगे बढ़ती थी, जो कि क्या बोलते हैं, मिएंडर्स था, नदी विसर्पण जिसे कहते हैं। लेकिन बाद में जो है मिट्टियों का जमा हो गया और ये जो है मुख्य नदी से अलग हो गई, तो इसे हम लोग छाड़न झील के नाम से भी जानते हैं, गोखुर झील या छाड़न झील। और ये भाग जो है वो धनुष के समान हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, धनुष के समान हो गया है। तो इसे हम लोग धनुषाकार आकृति के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए धनुष की तरह लग रहा होगा। यह है डेल्टा। मैंने बताया था ना कि कभी कभी नदी जो है पर्वतीय भाग से होते हुए सीधे सागर में गिरती है। तो जब सागर में गिरेगी तो सागर की पत्थरें जो हैं वो इस तरफ जाएंगी और नदी के पत्थर जो है, कंकड़ पत्थर इस तरफ, दोनों आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे तो ये किनारे के भाग को काट कर चौड़ा करते चले जाते हैं, जिसे हम लोग एस्चुरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए एकदम तीव्र ढाल है, और तीव्र ढाल में नदियां जो हैं आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, इसे देखिए, ये नदी बहते हुए आ रही है, इस जगह से बहते हुए आ रही है और ऐसे बहते हुए आगे बढ़ रही है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है नदी। क्यों? क्योंकि ये भाग जो है, ये भाग इसको ढक दिया है, हमें जो है नदी दिखाई नहीं देती है। तो इसी भाग को हम लोग स्पर कहते हैं। अगर हम ऊपर से हवाई चित्र लेंगे तो वो दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सामने से देखेंगे तो वो नदी नहीं दिखेगी। तो इसे हम लोग आपको स्पर के नाम से जानते हैं। इस जगह पर देखिए नदी आई, झरना बना, अब कोई भाग जो है, ये भाग जो है ऊपर उठ गया। ऊपर जैसे ही उठ गया, नदी फिर अपने तली को काटने लगी, और ये देखिए नदी वेदिका, ध्यान से देखिए, ये वाला भाग गहरा है, फिर ये ऊपर आया ऐसे, फिर ये ऊपर आया। ये एक वेदिका का निर्माण हो रहा है, सीढ़ी ऐसे देखिए। ये दोआब का क्षेत्र है जो मैं आप लोगों को दिखाया था। दोआब नदी जो बह के आ रही है और बीच का जो भाग हो जाता है वो दोआब हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं इसे यहीं बंद करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोगों को वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए।
कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।